हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, पिछली क्लासेस में हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था, है ना, कांस्टेंट मोशन पढ़ा था। टुडे अवर टॉपिक इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स वर्क के बारे में समझते हैं। वर्क होता क्या है। देखिए, एक ब्लॉक है, ठीक है, हमने क्या किया, इस पे फोर्स लगा दिया, ठीक है, और ये एम मास का जो ब्लॉक था, इसकी पोजीशन ए थी, अब ये बी पे पहुंच गया। इसने इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया, बस। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में फोर्स ने जितना एफर्ट लगाया वो क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। ठीक है, तो वर्क का मतलब समझ में आ गया। तो वर्क का मतलब होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाता है, ठीक है, उतने ही टाइम में वो जितना डिस्प्लेस होगा, ठीक है, और जितना डिस्प्लेस होगा उस फोर्स का उस डिस्प्लेसमेंट से हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क। ठीक है, तो वर्क डन जो होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क जो होगा वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अब देखिए, ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गया। या अगर मैं बात करूं वर्क की, तो वर्क होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और वर्क होता है डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है। तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड वर्क होता है डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, ओके। दूसरा हम लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन जो हम लिखा, और लिख सकते हैं वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखिए वर्क का जो फॉर्मूला आता है, W इक्वल टू होता है F डॉट एस, या W जो होता है वो होता है FS कॉस थीटा। फॉर्मूला पता है हमें डॉट प्रोडक्ट का, ए डॉट बी क्या होता है, AB कॉस थीटा। इसी तरह वर्क डन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, FS कॉस थीटा। ओके, इसमें थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, थीटा ये होता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें जो थीटा होता है वो एंगल किस किस के बीच का होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में होता है। क्लियर है, ओके। अब देखिए वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और ध्यान दीजिए, एक ब्लॉक है एम मास का, हमने ऐसे फोर्स लगा दिया स्टूडेंट इस पे F। ठीक है, अब देखिए ये ब्लॉक, ये इसका इनिशियल पोजीशन था, ये यहाँ इसका क्या है, फाइनल पोजीशन। अब इतना डिस्प्लेस हो गया मान लीजिए एस। तो देखिए पहला डेफिनेशन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स देखिए ऐसा लग रहा है, एंगल कितना है इसका, थीटा है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट ऐसे हो रहा है इसका एस। तो इसके दो कंपोनेंट कर लिए, एक डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एस कॉस थीटा, और एक डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर कर लीजिए एस साइन थीटा। ठीक है, तो वर्क क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, W बराबर F इंटू एस
कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला W बराबर एफ एस कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? ओके। नाउ सेकंड क्या है, वर्क डन बराबर डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यही सेम केस ले लेते हैं, ये फोर्स लग रहा था F और ये एंगल क्या था थीटा, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट और था ऐसे S, ये ब्लॉक यहाँ पहुँच गया था है ना, ये पोजीशन A थी, ये इनिशियल था, ये क्या था स्टूडेंट्स फाइनल। तो यहाँ से देखिए ये क्या होगा स्टूडेंट्स F cos थीटा और ये क्या होगा F sin थीटा। समझ में आए? तो फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट की क्या है डायरेक्शन में है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वर्क डन हो जाएगा हमारे पास, देखो डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन कितना आ गया एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो देखो वर्क को डिफाइन करने के कई तरीके हो गए। वर्क क्या है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और कैसा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। तो W इक्वल टू एफ डॉट एस कर लिया और फॉर्मूला पता है एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। इसमें जो थीटा है वो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, एस क्या है स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट, एंड एफ क्या लग रहा है इसमें फोर्स। दूसरी डेफिनेशन हमने बनाई, फोर्स इक्वल वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वर्क डन इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और सेकंड क्या है डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आप किसी भी तरीके से करेंगे तो आपको वर्क डन का फॉर्मूला क्या मिलने वाला है एफ एस कॉस थीटा। क्लियर है? ओके, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, देखिए वर्क डन का जो फॉर्मूला आया था वो था एफ एस कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए कॉस थीटा का वैल्यू 0 से 180 के बीच में हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, तो देखिए यहाँ से एंगल जो हो गया 180 डिग्री हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि एफ थीटा, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस के वैल्यू क्या रहता है पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो यहाँ से यहाँ तक कॉस का वैल्यू क्या रहता है नेगेटिव। तो इफ थीटा का वैल्यू जो होगा वो 0 से बड़ा और 90 से क्या हुआ छोटा होगा, तो उस केस में वर्क डन का वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट्स पॉजिटिव। ये केस फर्स्ट हुआ। क्लियर है? अगर थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो तो वर्क डन का वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट्स पॉजिटिव आएगा। कैसे होगा देखिए, क्योंकि वर्क डन का वैल्यू पॉजिटिव होगा क्योंकि देखिए थीटा कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 0 से 90 कौन सा एंगल हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, तो कॉस थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा पॉजिटिव हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वर्क डन क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। सेकंड केस, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो वर्क डन का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, तो W कितना आ गया हमारे पास 0। इसका मतलब ये होगा अगर थीटा 90 होगा तो वर्क डन कितना आएगा 0, और वर्क डन क्या होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, सॉरी थीटा क्या होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। नाउ केस थर्ड, इफ थीटा 90 से बड़ा हो बट 180 से क्या हो छोटा, थीटा 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स थीटा होना चाहिए छोटा होना चाहिए, तो उस केस में जो वर्क डन का वैल्यू आता है वो नेगेटिव आएगा क्योंकि वहाँ पे कॉस थीटा क्या है नेगेटिव है। इसका मतलब वहाँ पे वर्क डन क्या आ जाएगा
नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? तो 0 से बड़ा थीटा हो और 90 से छोटा हो तो वर्क डन का वैल्यू पॉजिटिव आता है। शर्त ये होना चाहिए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए। दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। इसको तो दोनों क्या होने चाहिए, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। क्लियर है? उसके बाद अगर थीटा 90 हो तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा तो कितना होगा, नेगेटिव। और एक ले लेते हैं केस 4, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री तो वर्क डन कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, एफ एस कॉस 180 डिग्री। और कॉस 180 कितना होता है, -1, दैट इज माइनस ऑफ एफ एस। तो वर्क डन का वैल्यू क्या आता है, माइनस ऑफ एफ एस। समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है ना? तो थीटा 90 कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे होंगे। वर्क डन की वैल्यू माइनस एफ एस कब होगी, जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, है ना। इसका मतलब फोर्स अगर आगे होगा तो डिस्प्लेसमेंट इसका पीछे हो रहा होगा, फोर्स अगर इधर लग रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट उसका आगे हो रहा होगा। क्लियर है? तो ये वर्क डन हो गया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अब ये जो हमने वर्क डन वैल्यू पढ़ी है कि थी कब वर्क डन पॉजिटिव रहेगा, कब वर्क डन नेगेटिव होगा, कब 0 हो जाएगा, उसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव वर्क, एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव वर्क डन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, W इक्वल टू होता है हमारे पास एफ एस कॉस ऑफ थीटा, ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए एक ब्लॉक है, इस पर फोर्स हमने ऐसे लगाया और ये डिस्प्लेस हो गया, एस यहाँ पर पहुँच गया। ये मास का ब्लॉक है, ये इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल है। तो फोर्स एफ है, इनिशियल है एम और ये फाइनल है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, वर्क डन का वैल्यू आ गया एफ एस। देखिए फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। थीटा का वैल्यू कितना है इस वाले केस में स्टूडेंट, 0 है। तो कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। तो वर्क डन बराबर हो गया एफ इंटू एस। समझ में आ गया? तो अगर थीटा का वैल्यू 0 हो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दैट इज सेम डायरेक्शन में होगा, तो वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, सॉरी, वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, एफ एस। और ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। इसी तरह और एग्जांपल बताइए, जैसे एक कोई ब्लॉक है स्टूडेंट्स, एम मास का ब्लॉक है और ये अर्थ से एच हाइट पे है। ठीक है, ग्राउंड से कितना हाइट पे है स्टूडेंट्स, एच हाइट पे। अब मान लो ये नीचे गिर गया, किस फोर्स से, किसकी वजह से करेगा, एम जी की वजह से। अब एच हाइट पे है, ये इसका इनिशियल है और ये इसका फाइनल सिचुएशन होगा। तो जब टॉप से नीचे आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट डाउनवर्ड होगा, कितना होगा, एच। फोर्स भी डाउनवर्ड लग रहा है, तो वर्क डन का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस। फोर्स भी डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी इंटू एच। देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो एम जी भी पॉजिटिव और एच भी पॉजिटिव, इंटू कॉस 0 कितना हो गया, 1। तो वर्क डन कितना आ गया स्टूडेंट्स, एम जी एच। ठीक है, तो ये तो पहला एग्जांपल हो गया। सेकंड हमने निकाला वर्क डन बाय ग्रेविटी इफ अ बॉल ऑफ मास m is dropped from height h। अगर h हाइट से हम किसी बॉल को ड्रॉप करेंगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी स्टूडेंट्स कितना होगा, वो आ जाएगा एम जी एच। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, थर्ड केस। थर्ड केस क्या होगा, जैसे एक ब्लॉक है और इसको हमने क्या किया है, एक थ्रेड से
एक थ्रेड लगा दिया, उसको हम खींच रहे हैं, तो उस पर टेंशन क्या होगा स्टूडेंट्स, टी होगा। अब मान लीजिए ये इसका इनिशियल सिचुएशन है और ये यहाँ पहुँच गया फाइनल, कितना डिस्प्लेस हुआ है, मान लो x डिस्प्लेस हो गया, तो वर्क डन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0, दैट इज वर्क डन हो जाएगा t इंटू एस। ठीक है, ओके। फोर्थ एग्जाम्पल बताइए क्या हो सकता है, सोचना है हमें ये। तो फोर्थ एग्जाम्पल में क्या है, मान लीजिए एक मैन है, मैन के हेड पे हमने क्या कर रखा है, वेट रख रखा है। ठीक है, यहाँ पे स्टेयर्स हैं, ठीक है, मैन इन स्टेयर्स पे चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखिए इस आदमी पे जो फोर्स लग रहा है, एक तो नॉर्मल लग रहा है अपवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड इस ब्लॉक का मास कितना लग रहा है, mg लग रहा है। तो अगर मैं बात करूँ वर्क डन बाय नॉर्मल का, तो वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए नॉर्मल भी अपवर्ड है और मान लेते हैं ये तो इसका इनिशियल लेवल था, ठीक है। अब मैन का हाइट नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ये हाइट, ये यहाँ से मान लो ये जो हाइट दे रखा है वो दे रखा है h, कितना दे रखा है h, इस लेवल से, ठीक है। तो ये जो लेवल होगा हमारा इनिशियल हो जाएगा ब्लॉक का, और ये लेवल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फाइनल लेवल हो जाएगा। तो जब मैन यहाँ पहुँच जाएगा, सॉरी, जब मैन यहाँ से ले लेते हैं h हाइट, ये इनिशियल लेवल हो जाएगा इसका। जब मैन यहाँ पहुँच जाएगा तो देखिए ब्लॉक कितना ऊपर चला जाएगा, h ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल भी ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर है, तो वर्क डन वो हो जाएगा एफ एस कॉस 0 डिग्री, फोर्स क्या है नॉर्मल, डिस्प्लेसमेंट कितना है h, इंटू कॉस 0 कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। तो ये कितना हो गया n इंटू एच, रिक्वायर्ड वैल्यू देगा हमें मास की, तो वहाँ से भी हम निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है। तो ये इस टाइप से कुछ पॉजिटिव वर्क डन के एग्जाम्पल होगा हमारे पास, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ना हो हम अब इसके नेगेटिव वर्क डन के एग्जाम्पल लिखते हैं। अब उसके बाद देखिए एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव वर्क। देखिए एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव वर्क में क्या होगा, जैसे पहले मैं लेता हूँ वर्क डन बाय ग्रेविटी टू लिफ्ट, देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी, देखो एक ब्लॉक है स्टूडेंट्स, ये इसका इनिशियल था, एम मास का, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, इसको हम एच हाइट पे लेके चले गए, ठीक है। ये इनिशियल था और ये सिचुएशन क्या हो गया स्टूडेंट, फाइनल हो गया। कितने हाइट पे लेके गए, एच हाइट पे लेके गए। देखिए यहाँ पे भी डाउनवर्ड क्या लगा था स्टूडेंट्स, एम जी नीचे लगा था, डाउनवर्ड कितना लग रहा था, एम जी नीचे लग रहा था। तो फोर्स जो होता है ग्रेविटी का हमेशा डाउनवर्ड लगता है, बट हम इस ब्लॉक को लेके कहाँ जा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट तो ब्लॉक का स्टूडेंट्स ऊपर हो रहा है, कितना होगा h,
और फोर्स इस पे क्या लग रहा है डाउनवर्ड, तो थीटा का वैल्यू क्या देखो, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और फोर्स क्या लग रहा है डाउनवर्ड, तो थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 180 डिग्री आ रहा है। इस बार थीटा 180 डिग्री हो गया, तो बताइए वर्कडन का वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, फोर्स कितना है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है h, कॉस थीटा कितना है कॉस ऑफ 180 डिग्री कितना हो जाएगा माइनस ऑफ mgh, क्योंकि 180 डिग्री कितना होता है माइनस ऑफ 1 होता है, तो वर्कडन बराबर कितना आ गया माइनस mgh आ गया। क्लियर है। सेकेंड है वर्कडन बाय फ्रिक्शन। देखिए एक ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, एम मास का है, ठीक है, तो होगा क्या, अब ये मान लीजिए हमने इस पे फोर्स लगाया है, तो जैसे ही हम, और यहाँ पे फ्रिक्शन है कितना, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो जैसे ही ये ब्लॉक आगे जाएगा उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा पीछे है, तो ये फ्रिक्शन जो फोर्स एस लग गया पीछे, और मान लीजिए इस ब्लॉक ने डिस्प्लेस कर लिया कितना एस, ये इनिशियल था इसका और ये क्या है इसका फाइनल पोजीशन है। तो मुझसे पूछेगा वर्कडन बाय फ्रिक्शन, तो वर्कडन बराबर हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। देखिए डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा आगे हुआ और फ्रिक्शन एफ क्या लग रहा है पीछे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है स्टूडेंट्स 180 डिग्री का है। तो वर्कडन कितना आ गया हमारे पास, फ्रिक्शन है एफ, एस कितना है एस दे रखा है इंटू कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट्स माइनस एस, तो वर्कडन बाय फ्रिक्शन क्या आता है नेगेटिव आता है। समझ में आ रहा है, तो वर्कडन बाय फ्रिक्शन क्या हो गया नेगेटिव। इसी तरह जब मैंने सर पे एक ब्लॉक रख रखा था, जब ऊपर जा रहा था तो mg स्टूडेंट्स पे डाउनवर्ड लग रहा था और वो खुद कितने जा रहा था ऊपर जा रहा था, इसका मतलब ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो रहा है और ब्लॉक पे mg क्या लग रहा है डाउनवर्ड, तो वर्कडन बाय उस केस में mg क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। क्लियर है, तो फ्रिक्शन का नेगेटिव हो गया, ग्रेविटी का क्या होगा नेगेटिव हो गया, तो सिचुएशन डिपेंडेंट वर्कडन बदलते चले जाते हैं। ठीक है, ओके। नाउ थर्ड जो हम इसमें पढ़ेंगे एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्कडन। देखो नेगेटिव सॉरी जीरो, नेगेटिव तो लिख लिया ना, जीरो वर्कडन का मतलब देखिए ये होता है कि मान लीजिए एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, तो पहले लिखोगे वर्कडन बाय टेंशन इन सर्कुलर मोशन। अब देखिए एक थ्रेड से हमने एक पार्टिकल को अटैच किया एम मास का और इसको v वेलोसिटी से स्पीड से इस सर्कल में घुमा रहे हैं। देखिए इस पे सेंटीमीटर फोर्स किधर लगेगा स्टूडेंट, सेंटर की तरफ FC, क्या होगा वो टेंशन होगा, और डिस्प्लेसमेंट इसका इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा वर्कडन बाय टेंशन इन सर्कुलर मोशन ऑलवेज कितना होगा जीरो, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होता है स्टूडेंट्स उसमें 90 हो गया, तो Fs इंटू कितना हो गया जीरो, तो वर्कडन का वैल्यू कितना हो गया जीरो। क्लियर है, तो वर्कडन का वैल्यू जीरो आता है अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। समझ में आया। इसी तरह देखिए एक ब्लॉक है मास का, देखिए अपवर्ड इस पर नॉर्मल लगेगा, डाउनवर्ड क्या लग रहा है mg, और इस पर फोर्स लगा दिया हमने F। ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया, फोर्स F नॉर्मल डाउन अपवर्ड और mg क्या है डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया स्टूडेंट इसका s हो गया। समझ में आ रहा है। तो देखिए अगर मुझसे इसे पूछे कि वर्कडन बाय नॉर्मल, वर्कडन बाय नॉर्मल n, ठीक है, नॉर्मल n का वर्कडन कितना होगा, तो देखिए नॉर्मल फोर्स लग रहा है अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है स्टूडेंट्स 90, तो कितना हो जाएगा वर्कडन। देखिए नॉर्मल और फोर्स के नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है स्टूडेंट्स 90, तो इसी तरह mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल भी कितना है 90, तो वर्कडन आ जाएगा n इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री, कितना हो जाएगा ns जीरो, कितना हो गया जीरो, तो वर्कडन का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट्स जीरो। इसी तरह इसमें बोलते हैं वर्कडन बाय mg कितना हो जाएगा, फोर्स हो गया mg, डिस्प्लेसमेंट s और एंगल कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, cos 90 हो जाएगा जीरो, दैट इज जीरो।
समझ में आ रहा है? बर्डन बाय एफ बर्डन बाय फ्रिक्शन फोर्स बोलते तो एफ इंटू एस में होता है। और मान लीजिए इसमें फ्रिक्शन भी पीछे लग रहा होता तो बर्डन बाय फ्रिक्शन कितना होता? फ्रिक्शन तो इधर लग रहा होता, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है तो फ्रिक्शन का क्या होता है? नेगेटिव होता है, एफ एस इंटू कॉस 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो ऐसे डिफरेंट केसेस में हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, बर्डन का वैल्यू निकाल के देखा है और हमने पाया कि हर किसी में कभी पॉजिटिव आ रहा है कभी नेगेटिव आ रहा है ना। समझ में आ रहा है? तो सिचुएशन डिपेंडेंट। देखिए यहाँ पे बर्डन का वैल्यू माइनस एम जी एच आ रहा था, पिछले वाले केस में प्लस एम जी एच आ रहा था एम जी का, बट यहाँ पे एम जी का बर्डन क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? 0 आ रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है समझ में आ रहा है? ओके, नोट कर लीजिए। तो सारा जो इसमें समझने का है वो एंगल है कि एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और कब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कैसा बन जाता है, उस हिसाब से उनकी वैल्यू भी बदल जाती है। अब देखिए उसके बाद हम नोट कर लेते हैं वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। देखिए इसमें हमें फोर्स दे रखा है। देखिए हमें इसमें फोर्स के ना तीनों कंपोनेंट दे रखे होंगे, एक्स भी दे रखा होगा, वाई भी दे रखा और जेड भी दे रखा होगा। फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है स्टूडेंट्स? वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स हमें दे रखा है, मान लीजिए एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ठीक है, एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स? एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में फोर्सेस। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा है एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप। तीनों डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हमें दे रखा है। अब हमसे पूछता है वर्क डन बताइए। तो वर्क डन का फॉर्मूला सीधा साधा है, वर्क डन बराबर क्या कर देंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस पता है हमें। ठीक है, तो एफ की जगह पे एफ रख दीजिए, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए, और हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जो आई के साथ होता है, इधर आई है, इधर आई के साथ क्या है? एस एक्स है, इधर आई के साथ क्या है? एफ एक्स है। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला? एफ एक्स इंटू एस एक्स प्लस इधर जे के साथ एफ वाई है, इधर जे के साथ एस वाई है, तो क्या हो जाएगा? एफ वाई इंटू एस वाई प्लस इधर क्या है? एफ जेड इंटू क्या है? एस जेड। तो ये क्या आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स? वर्क डन आ गया। क्लियर है? तो देखो मैं एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ और इसी तरह आपको। जैसे फोर्स हमें दे रखा होता है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और डिस्प्लेसमेंट ने दे रखा होता 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब हमसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स वर्क डन बताओ कितना है। तो वर्क डन का वैल्यू जो होगा वो देखो फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। देखो जो आई के साथ होगा वो मल्टीप्लाई कर दोगे 2 इंटू 3 प्लस जो जे के साथ होगा वो मल्टीप्लाई कर दोगे प्लस जो के साथ होगा वो मल्टीप्लाई कर दोगे। तो कितना आ जाएगा वर्क डन हमारे पास? 6 प्लस 6 प्लस 12 कितना आ गया इसमें? 24 जूल। देखो हमने जूल लिखा है यहाँ पे। ठीक है, वर्क डन का मैंने आपको यूनिट नहीं बताया अभी। तो वर्क डन जो होता है, ठीक है, इसका ऐसा यूनिट जो होगा वो होगा जूल। CGS यूनिट ये हमने यूनिट में पढ़ रखे थे सारे यूनिट डायमेंशन में, होता अर्ग। ठीक है, 1 जूल
ये भी पढ़ा था हमने 10⁻⁷ अर्ग बराबर होता है। क्लियर है? तो ये बर्डन के कुछ यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट। क्लियर है? तो बर्डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट समझ में आ गया कि कैसे हम बर्डन निकाल सकते हैं। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में दे रखा होगा तो बर्डन क्या होगा, उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, देखो ये तो बर्डन का जो फॉर्मूला हम तक यूज़ कर रहे थे, अब एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, या बर्डन इक्वल टू एफ डॉट एस। ठीक है, अब मान लीजिए अगर किसी केस में इफ फोर्स इज वेरिएबल, ये यहाँ पे तो फोर्स का वैल्यू मान लीजिए mg होता, 20 होता, 30 होता, ऐसे न्यूटन दे रखा था हमें। ठीक है, मान लीजिए फोर्स अगर वेरिएबल हो गया तो उस केस में हम बर्डन अब कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमें दे रखा है, ये ग्राफ दे रखा है, ये फोर्स है और ये क्या है, डिस्टेंस। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्टूडेंट ग्राफ दे रखा है, हमसे बर्डन पूछ रहा है। इसमें देखिए फोर्स का वैल्यू क्या है, देखो वेरिएबल है, इस पोजीशन पे कुछ है, इस पोजीशन पे फोर्स का वैल्यू क्या है, कुछ, ये रिप्रेजेंट करेगा फोर्स का वैल्यू। यहाँ देखो फोर्स बदल रहा है, फिर यहाँ कम हो गया, फिर यहाँ बढ़ गया, फिर यहाँ क्या हो गया और बढ़ गया। तो देखिए ये एक्स इनिशियल है और ये क्या है, एक्स फाइनल है। तो देखिए बर्डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बर्डन के लिए क्या है, सबसे पहले स्मॉल स्ट्रिप्स ले लेंगे, छोटी छोटी स्ट्रिप्स ले ली हमने। कितना डिस्टेंस इसका dx, और मान लेते हैं इसमें फोर्स का वैल्यू लगभग कितना है, f के बराबर है। तो इसका हम बर्डन निकाल लेंगे, सॉरी एरिया निकाल लेंगे। तो dx इसकी विड्थ है और f इसकी क्या है, लेंथ है। तो dA जो होगा वो हो जाएगा f इंटू dx। ठीक है, अब पूरा कंप्लीट एरिया चाहिए। देखो अब इसको हर एक एलिमेंट का एरिया निकाल के हम जोड़ देंगे, या फिर डायरेक्ट हम क्या कर दें, इसको इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब भी क्या होता है, जोड़ना होता है। तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक कर देंगे स्टूडेंट्स, एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल, एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। तो एफ इंटू क्या हो गया, डी एक्स। तो एफ इंटू डी एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, बर्डन ही तो होता है, और ये क्या है, एरिया। तो इसका मतलब हम यहाँ से लिख लेंगे एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स बर्डन। ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है स्टूडेंट्स, बर्डन देता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। जैसे क्या, इसको नोट कर लीजिए, मैं समझाता हूँ आपको। एक एग्जांपल कर लेते हैं, इस पर और अच्छे तरह क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें एक फोर्स का ग्राफ दे रखा है और ये एक्स दे रखा है, इस टाइप से हमें कोई प्लॉट दे रखा होगा। ठीक है, ये मीटर में। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए बर्डन क्या होगा। तो देखिए जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपको दे रखा हो और आपसे बर्डन पूछे, तो बर्डन जो होगा उसका वो एरिया होगा। एरिया निकाल सकते हैं आप इसका। एरिया देखिए, तो ट्रापीजियम निकल लीजिए, हाफ इंटू क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कितनी है इसकी, 6 ए हो गया और 2 से 4 तक 2 ए हो गया, तो 6 + 2, और हाइट कितनी है इसकी, 10 हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये,
40 जूल आ गया। या तो ये हो गया, ट्रापीजियम से हमने सॉल्व कर दिया। या फिर अलग अलग देखो, ये एरिया ले लो A1, इसको ले लो A2 और इसको ले लो A3, तीनों एरिया निकाल लो। A1 कितना हो गया हाफ, ट्रायंगल बेस कितना है 2, हाइट कितना है 10, कितना आ गया ये 10। इसी तरह A2 का रेक्टेंगल है, ये हो गया 2 से 4 2, हाइट कितना हो गया इसका 10, तो कितना हो गया A2 20। इसी तरह A3 कितना हो गया हाफ, बेस कितना हो गया इसका 2 और हाइट कितना हो गया इसका 10, दैट इज 10 जूल। ठीक है, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स टोटल एरिया, बर्डन देगा, यानी बर्डन इक्वल टू क्या हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3, दैट इज 10 प्लस 20 प्लस 10, दैट इज 40 जूल। तो ये बर्डन का वैल्यू आ गया। समझ में आ रहा है? तो एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स बर्डन। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आपको ग्राफ दे रखा होगा और आपसे पूछेगा कि बर्डन का वैल्यू क्या है, तो आप उससे ये निकाल देंगे। ठीक है, और अगर फोर्स वेरिएबल दे रखा होगा तो अगर हमें बर्डन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए, मान लीजिए हमें दे रखा है फोर्स का वैल्यू 2x²। ठीक है, देखो फाइंड वर्क डन बाय डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम x = 1 मीटर टू x = 3 मीटर। ठीक है, तो हमें पता है वर्क डन बराबर क्या होता है F × dx। कहाँ से कहाँ तक करना है, x इनिशियल टू x फाइनल था, ये फॉर्मूला बताया था। एरिया अंडर क्या देता है, वर्क डन देता है। तो W बराबर कितना हो गया, फोर्स रख देंगे 2x² × dx। x इनिशियल की जगह पे 1 रख देंगे और x फाइनल की जगह क्या रख देंगे स्टूडेंट्स, 3 रख देंगे। तो वर्क डन कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, देखो 2 कांस्टेंट है, x² dx 1 2 3। तो x² का इंटीग्रेशन क्या होता है 2, s2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1, लिमिट ले लोगे 1 2 3 2, ये होगा x³/3, लिमिट ले लिया 1 2 3 2, कितना हो गया 3, x की जगह पे एक बार 3 पुट कर दोगे डिवाइड बाई 3 माइनस x की जगह पे 1 पुट कर दोगे डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से जो वर्क डन का वैल्यू आ गया वो 2 × कितना आ गया 27/3 माइनस 1/3, कितना आ गया इसमें, दैट इज 2 × 26/3। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये वर्क डन आ गया इसमें 52/3 जूल। तो ये हमारे पास किसका वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स, वर्क डन का वैल्यू आ गया। तो अगर हमें कोई फोर्स वेरिएबल दे रखा होगा, देखो वेरिएबल क्यों है ये, क्योंकि ये x पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू बदलेगा। अगर फोर्स वेरिएबल दे रखा होता है स्टूडेंट्स, तो अगर हमें वर्क डन चाहिए होता है तो हम उसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, प्रॉपर लिमिट के साथ। लिमिट हमें दे रखा था कि हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, x = 1 से x = 3 मीटर तक चाहिए, तो 1 से लेकर 3 तक हमने इंटीग्रेट कर दिया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।